नमस्कार साथियों, मैं समझ पा रहा हूं कि आप मेरे साथ इन व्याकरण की कक्षाओं का बहुत ही ज्ञानवर्धक आनंद उठा रहे होंगे और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को एक नया स्वरूप और एक नई ऊंचाई दे पा रहे होंगे। हमने अब तक व्याकरणिक दृष्टिकोण से हिंदी की व्याकरण को अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग प्रकारों में देखा और पढ़ा है। उसी क्रम में हम अभी व्यंजन संधि कर रहे हैं। जो साथी अब मेरे से जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरी पिछली कक्षाओं को जरूर देखें, जिससे कि वो आने वाली कक्षाओं को और अधिक अच्छे तरीके से समझ पाए और अपनी तैयारी को एक नया स्वरूप और नई एक ऊंचाई प्रदान कर पाए। साथियों, सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन चयनित वही हो पाते हैं जिनमें कुछ अलग करने की क्षमता होती है, अलग करने का एक जज्बा होता है, अलग करने का एक हौसला होता है। और उस हौसले और जज्बे के साथ हमारी मेहनत जुड़ जाए तो वो, जैसे कहते हैं ना, गणित में स्क्वायर या उसका वर्ग के रूप में काम करती है। अर्थात वो हौसला व जज्बा अगर मेहनत के साथ जुड़ता है तो वो दुगनी शक्ति के साथ हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करता है। और उसी हौसले और आपकी निरंतरता को बनाने के लिए, आपके ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, इन व्याकरण की क्लासों के साथ बना हुआ हूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक नया रूप प्रदान कर सके। चलिए साथियों, हम अपने विषय पर चलते हैं, क्योंकि हम अपनी पिछली कक्षा में व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियमों को हमने किया था। आज उसी की निरंतरता में व्यंजन संधि से जुड़े हुए तथ्यों को आगे करने का प्रयास करते हैं। आइए साथियों, हमने पीछे की कक्षा तक देखा था कि अलग अलग प्रकार से नियमों से हमने व्यंजन संधि के उदाहरणों को देखा, व्यंजन संधि के नियमों को देखा था, जिसमें हमने सम उपसर्ग के साथ कृ धातु से बने हुए शब्दों को देखा, परि उपसर्ग के साथ कृत धातु से बने हुए शब्दों को देखा। अब मैं आपके सामने दो चार शब्द आ रहे हैं, जैसे समाचार, निरूपाय, निरुद्देश्य, इस प्रकार के ये शब्द हैं जिनको हम किस प्रकार से संधि के तहत देखते हैं। देखो, जैसे मैं समाचार का विग्रह करूं तो सम और आचार आ रहा है, यहां म क्या है, व्यंजन है, समझ पा रहे हो आप, और यहां अ क्या है, स्वर है। और हमने व्यंजन संधि के तहत देखा था कि स्वर या व्यंजन, व्यंजन या व्यंजन, या व्यंजन या स्वर के मेल से जो परिवर्तन व विकार आता है उसको हम व्यंजन संधि के अंतर्गत समाहित करते हैं। यहाँ म चूंकि जो हल चिन्ह के साथ है, जिसे हम स्वर रहित कहते हैं, वो आ के साथ जुड़ के क्या बन रहा है, मां बन रहा है। तो संधि हुई, संधि हुई, नियम के अनुसार यह कह रहा है कि संधि हुई, लेकिन इस शब्द के अंतर्गत संधि नहीं है। इस शब्द में संधि नहीं है। मैं आपको साथियों इसका एक नियम भी बताऊंगा और इसका एक तथ्यात्मक आपको एक जानकारी दूंगा। जैसे एक शब्द है निरूपाय, निर और उपाय, र चूंकि व्यंजन है, स्वर रहित है, इसमें उ जो लघु उ है वो जुड़ा तो रू बना, और इस शब्द हमारे सामने आया संरचनिक दृष्टिकोण से निरूपाय। संधि इसमें भी दिख रही है। उसी प्रकार एक शब्द होता है निर और उद्देश्य, क्या आता है, निर और उद्देश्य, जिसे हम मेल करवाते हुए निरुद्देश्य भी लिखते हैं। यहां भी निर है, यहां भी क्या है, उद्देश्य है। इसी प्रकार शब्द होता है निर और उत्तर, निरुत्तर का निर और उत्तर आ रहा है। यहां व्यंजन है और यहां स्वर है, दोनों का मेल हो रहा है। और हमें मेल होने के बाद व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो हमने अब तक नियम देखे हैं या हमने संधि का जो स्वरूप देखा है, उस स्वरूप के अंतर्गत हमें ये देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन ऐसा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है साथियों, क्योंकि ऐसे अपवाद जो होते हैं वो अधिकतर परीक्षक की दिमाग में आते हैं और वो हमारे ज्ञान का परीक्षा लेने के लिए कि हमने विस्तृत और सारगर्भित तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए ऐसे प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं। तो हमें इनको देखना पड़ेगा। अगर हम इनकी बात करें कि भाई हम अगर ये कहते हैं कि इसमें संधि नहीं है तो क्या है, संधि नहीं है तो क्या है। मैंने आपको अपनी क्लास शुरू होने से पहले कुछ चीजों के बारे में बताया था कि जहां बदलाव और विकार नहीं होता तो वहां मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, जैसे मैंने लिखा था पान वाला। जो साथी अभी मेरे से जुड़े हैं उनसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वो मेरी पिछली कक्षाओं को जरूर देखें, जिससे कि ये निरंतरता आपके साथ बनी रहे। आपको कोई नया ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ करके आपके साथ आ सके। यहां मैंने बताया आपको पान और वाला के साथ जुड़ा, क्योंकि यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो हमने इसको क्या नाम दिया था, संयोग। क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया संयोग। अर्थात दो शब्द हमारे इस प्रकरण में प्रचलित रहे हैं, संधि और संयोग। जहां कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम संयोग कहते हैं। अब यहां अगर हम संयोग की बात करें तो यहां बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, शब्दों के जो वर्ण मिल रहे हैं उसमें आदेश का भी हो रहा है। एक शब्द की जगह, एक वर्ण की जगह दूसरा वर्ण आदेशित हो रहा है, तो फिर हम इसको संयोग माने या संधि माने। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो हम इसको संयोग ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, इसका मैं आपको कारण बताता हूं कि संयोग क्यों मानेंगे इस प्रकार के शब्दों को। कारण कि यदि प्रथम शब्द, यदि ध्यान देना आप, यदि प्रथम शब्द कोई उपसर्ग हो, कोई उपसर्ग हो और उसका अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, क्या हो, प्रथम शब्द कोई ना कोई एक उपसर्ग हो और उसका अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, तो वो जब मेल करता है तो वहां कभी भी संधि नहीं मानी जाती साथियों। समझ आया। तो ये शब्द उसी प्रकार के हैं, यहां सम उपसर्ग है और म क्या है, स्वर रहित है। यहां निर उपसर्ग है और र स्वर रहित है। इसी प्रकार यहां भी निर उपसर्ग है और यह र स्वर रहित है। निरुद्देश्य में निर उपसर्ग है और र स्वर रहित है। क्लियर। अर्थात अब हम इससे ये समझ जाना है, इस एक नियम को हमारे मस्तिष्क में स्थापित कर लेना है कि यदि शब्द का प्रथम शब्द, अगर जिस शब्द का हम विग्रह कर रहे हैं या संधि कर रहे हैं उसका प्रथम शब्द कोई उपसर्ग है, उपसर्ग के अलावा कुछ नहीं, मैं बात सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग की कर रहा हूं, उपसर्ग है और उस उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित है, तो फिर वो चाहे किसी के साथ जुड़ो, किसी के साथ मेल करो, कैसा ही परिवर्तन करो, किसी प्रकार का बदलाव आओ, चाहे आदेश हो, चाहे आगम हो, चाहे प्रकृति भाव हो, चाहे उसमें लोप हो, कोई भी स्वरूप उस पर काम नहीं करेगा, वो केवल संयोग ही कहलाएगा साथियों। क्लियर, ये चीज समझे आप। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम जो संधि का जो स्वरूप देखने जा रहे हैं वो दो वर्णों के मेल से अन्य नए नए जो शब्दों की संरचना होती है उसको हम देखेंगे। शब्दों की संरचना क्या होती है कि यदि शब्द का प्रथम वर्ण, शब्द का क्या है कि
प्रथम वर्ण, अर्थात प्रथम शब्द का जो वर्ण अंतिम होता है, जिसे हम प्रथम संधि में वर्ण कहते हैं, कि वो अगर त या द में से एक हो, क्या हो, या तो त हो या फिर द हो, और उसके साथ कई शब्द मिलते जाए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च हो, छ हो, ज हो, झ हो, ट हो, थ हो, ड हो, ढ हो या फिर ल हो एवं स हो। अगर ये आते हैं तो ये अपने को त और द अलग अलग स्वरूप में आदेशित करता है, अलग अलग तरीकों से आदेशित करता है और एक नए शब्द की संरचना करता है। आज अब हम उसी नियम को अलग अलग भागों में, ये नियम तो एक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ने की सरलीकरण करते हुए, पढ़ने की सरलता के लिए इसको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। ये नियम तो ये कहता है त व द के साथ यदि च छ, झ झ, ट ठ, ड ढ, ल और स आए तो त और थ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। ऐसा नियम हमें व्याकरणिक पुस्तकों में देखने को और पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम अपनी कक्षा में इसको अलग अलग भागों में देखेंगे, जिससे कि हमें इसका अवबोध और ज्ञान और समझ और अधिक अच्छे तरीके से विकसित हो सके। देखिए साथियों कि अगर त और द क्या हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त व द हो, उसके बाद क्या आ जाए, च और छ आ जाए। क्या आ जाए, च व छ, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द में से कोई एक हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो। ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है। तो यह त या द किसमें आदेशित होता है, यह च में आदेशित हो जाता है, अर्थात त व द के स्थान पर च के रूप में बदलाव आता है। अब इस बॉक्स को, इस डब्बे को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, बस इतना सही है, ये नियम ही इतना सही है। त द को ध्यान में रखो, प्लस च छ, तो त द किस में बदला, च में बदला। एक शब्द आता है उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण। इसका अगर मैं विग्रह करूं, उद और चारण, उद और चारण। त व द आ रहा है यहाँ पे, त व द में से हमारे पास क्या आया, द आया। दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण क्या आया, च आया। तो द किस में बदला, उ का तो मैंने उ लिखा, द का जो परिवर्तन आया च में। स्वर रहित च है, कारण कि यहाँ व्यंजन है। अगर यहाँ वर्ण होता तो हम इसको पूरा करते, जो कि इस नियम में हमें आज्ञा नहीं दे रहा है साथियों, कि यहाँ दो ही व्यंजन होंगे, च और च। तो यहाँ हमेशा इस प्रकार के नियम में हमेशा दो च देखने को आपको मिलेंगे, या फिर एक च एक छ देखने को मिलेगा। तो आप इस नियम पर चले जाना, ये पहचान का चिन्ह है। फिर चा का चा लिख दिया, आ की मात्रा र और ण, उच्चारण, उच्चारण। समझ आया? तो हम इसमें क्या पहचान करेंगे, अब देखो मैं जहां जहां शब्द बता रहा हूं उसमें यही पहचान है। देखो यहां च आ रहा है, जिसे हम अपनी पिछली कक्षा में देखा भी था, जिसे हम द्वित्व वर्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द्वित्व वर्ण आ रहा है, द्वित्व वर्ण आ रहा है। तो ये द्वित्व वर्ण हमें जहां देखने को मिले तो वहां हमें एक बार सोच लेना है कि कहीं यह नियम तो वहां नहीं लागू हो रहा है। अर्थात त व द के च व छ मिले तो त व द च में परिवर्तित होता है। सच्चरित्र, सत और चरित्र, सत और चरित्र। त किस में बदला, च में, स का स और चरित्र का
चरित्र, सच्चरित्र शब्द आ गया। सत मतलब अच्छा, चरित्र मतलब व्यवहार। जिसका अच्छा व्यवहार है, नैतिक आदर्शों और मूल्यों को धारण करने वाला व्यवहार है, वो सच्चरित्र कहलाता है। सच्चित, सत और चित, इसका मैं विग्रह कर देता हूं। सत और चित, सत और चित। इसी प्रकार है सच्चेष्टा। सत मतलब अच्छी, चेष्टा मतलब इच्छा या किसी की करने की आकांक्षा। तो सत और चेष्टा, त बदला च में, और फिर चेष्टा को हूबहू हमने उसी प्रकार से उस शब्द के साथ मेल कराते हुए लिख दिया। एक शब्द आता है साथियों, सच्चिदानंद। अगर इसमें मैं टुकड़े करूं तो देखो, सत, चित्त और आनंद, इसमें दो प्रकार के व्यंजन संधि हमें नियम देखने को मिल रहे हैं। दो प्रकार के नियम हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां नियम जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो नियम है। यहां पर हमने व्यंजन संधि के शुरुआत में जो नियम की चर्चा की थी वो है। इसलिए मैं पुनः आपसे साथियों अनुरोध करूंगा कि अगर आप पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है, यहीं से आपने अपने व्याकरणिक ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया है, तो आपसे मेरा पुनः निवेदन रहेगा, आप एक बार उन कक्षाओं को जरूर देखें। उन कक्षाओं में जो मैंने आपको बताया है उनको एक बार देख लीजिए, जिससे कि ये चीजें आपके सामने और अधिक सरल हो सके। सत और चित, त आया और च दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण था, तो ये किस में बदला? च में बदला। यहां हमने एक नियम देखा था कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई वर्ग का प्रथम वर्ण है, क, च, ट, त और प में से है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई सगोश है, कोई सगोश है, तो यह त किस में बदला? अपने तीसरे में बदला। अपने तीसरे में बदला साथियों, देख पा रहे हो? ये अपने तीसरे में बदला। तो हमने इसको जब पुनः संयुक्त करके मेल करके लिखा तो स, च, फिर च, ता की जगह द में आ जुड़ा और नंद हमने लिख दिया इस प्रकार से, सच्चिदानंद। सत अच्छा, चित्त मतलब मन, और आनंद जिसके अच्छा चित्त के साथ आनंद में है, इसके साथ चित्त है अच्छा, सात्विक अच्छा है और वो आनंद में रहता है, उसे हम कहते हैं सच्चिदानंद। क्लियर? तो यह एक जो नियम था त व द से जुड़ा हुआ, क्योंकि त व द से जो एक नियम है उसको हम 4-5 भागों में अलग अलग विभक्त करते हुए पढ़ रहे हैं साथियों। दूसरा नियम लेते हैं हम इसी में। दूसरा नियम ये आता है हमारे पास, त व द क्या हो? त व द हो, उसके पास ज व झ आ जाए, ज और झ आ जाए, तो ये किस में रूपांतरित हो जाता है? झ में रूपांतरित हो जाता है। ये एक उसी से जुड़ा हुआ हमने जो विभक्त किया उसको 2 नंबर पर देख लो, त व द के नियम। इसको आप ध्यान रखना, ये त और द के नियमों के अंतर्गत आते हैं। यदि त व द हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज और झ हो, तो त व द ज में रूपांतरित हो जाते हैं। शब्द हमारे सामने हैं, सत और जन। सत और जन, सत जन। त किस, ज आने से त किस में बदला? ज में। सा का सा, ज और न। जो अच्छे विचारों के जन हैं, जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनको हमने क्या कहा? सज्जन। उसी प्रकार उज्जवल, ये जो शब्द देख रहे हो, यहां देखो आप, मैं ये शब्द इसी प्रकार से लिखा जाता है या इसका रूप कौन सा है? अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखें तो ये शुद्ध होगा या जो मैं अब करवा रहा हूं वो शुद्ध होगा?
ये हमें जांचना व परखना है, क्योंकि हम संधि के तहत व्याकरणों की शुद्धता को भी देखते हैं। पहले मैं उज्ज्वल शब्द का क्या करता हूं, उत और ज्वल लिखता हूं। इस ज्वल के साथ हम कई और शब्द भी लिख सकते हैं, ऐसे उज्ज्वला, जो एक योजना चली आ रही है रसोई गैस से संबंधित। एक हम शब्द लिख सकते हैं ज्वाला, लेकिन उपसर्ग क्या है, अगला शब्द अपने पास क्या है, उत है, और पीछे ज आया है। ज्वल शब्द यह शुद्ध है, ज्वाला यह ज्वाला ये सही है, और ज्वाला ये सही है। अगर हम यहाँ ज पूर्ण स्वर सहित लिख देते हैं तो ये शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ ये शुद्ध है या अशुद्ध है? आप कहोगे नहीं सर यह अशुद्ध है। ये इसीलिए आपके सामने लिखा कि इस शब्द को अक्सर हमें पूछा जाता है, शब्द शुद्धि के तहत के निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, तो वहां इस प्रकार के शब्द खूब आते हैं सर। कवयित्री, परमोषद, रचयिता, उज्ज्वल, ये कई शब्द हैं जो मैं आपको शब्द शुद्धि में और अच्छी तरीके से भी करवाऊंगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभाजित करते हुए करवाऊंगा। पहले हम इस पे चलते हैं। ता के बाद क्या आया, ज, तो ये ऊ के बाद किस में बदल गया, ज में बदल गया। और फिर जो ज्वल है उसको मैंने इसके साथ लिख दिया, उज्ज्वल। उसी प्रकार अगर ये त ज में बदला, ज, फिर ज व ला, उज्ज्वला। अब जब भी आप इस शब्द को देखो कहीं पर भी किसी योजना में कहा, तो इसको पहचानना, क्या ये सही लिखा हुआ है क्या। आप कहीं अखबारों में, कहीं टीवी चैनलों पर इस शब्द की चर्चा अक्सर सुनी होगी। तो अब इस शब्द को वहां देखना कि हमने जो इसका वर्गीकरण किया है, इसको शुद्ध रूप में देखा है कि वहां वो शुद्ध लिखा हुआ है या नहीं है, ये पहचान करनी है। अगला अगर हम इससे बढ़ाएं तो वह उज्ज्वला, उज्ज्वला शब्द बनता है। तो इस प्रकार से हम किसी प्रकार के विभिन्न शब्दों का निर्माण व संरचना बना सकते हैं। अगला शब्द आता है हमारे मज्ज्यान, महत, महत और ज्ञान, महत और ज्ञान। तो और यहां पर क्या है, ज्ञा आया है, क्या आया है, ज्ञा आया है। यहां ज्ञा की जगह हम क्या करेंगे, जहा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का शब्द हम निर्माण नहीं कर सकते साथियों। सब शुद्धि के दृष्टिकोण से बता रहा हूं आपको, जहान करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ त आ गया और यहाँ क्या आ गया, ज, जो हमारे नियम के अनुसार है। इसको हम फिर ता को किस में बदलेंगे, ज में, झा का झा और म हा का कर दिया, महज्जान। तो अगर ये शब्द हमारे सामने आए तो क्या शुद्ध है क्या। ये शब्द मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूं, ये शब्द शुद्धि में कई जगह दिया हुआ था, और हम कई बार अगर संधि को विस्तृत भी पढ़ते हैं तो ये नियम याद कर लेते हैं, और इस नियम के तहत कई बार हम इस शब्द को शुद्ध लिख देते हैं। तो यह शब्द भी अशुद्ध है और यह शब्द भी अशुद्ध है। यहां शुद्ध क्या होगा, उज्ज्वल, और यहां शुद्ध क्या होगा, महज्जान। ये शब्द शुद्ध होंगे। आया समझ साथियों। अगला शब्द हमारे सामने आता है, इसका मैं विग्रह कर रहा हूं, महत और जनकार, महत और जनकार। महत त आया, यहां ज आया, तो त किस में बदल गया, ज में, मह का मह और जनकार का मैंने लिख दिया जनकार, महज्जनकार। एक शब्द आता है यावत जीवन, यावत जीवन।
ये शब्द कई बार आता है और शब्द शुद्धि में भी बहुत शब्द बार आता है। इसको अगर मैं विग्रह करूं तो मैं करूंगा यावत और जीवन। ता किसमें बदल गया? ज में याव का याव कर दिया और पीछे मैंने जीवन को पुनः इसके साथ जोड़ दिया। अब इस शब्द का अर्थ क्या है? शब्द हमने देखा, इसका अर्थ क्या है? यावत मतलब संपूर्ण, पूरा का पूरा। जीवन मतलब अपना जो जीवन है, मतलब पूरे जीवन। कई बार कहते हैं ना हम कि मैं पूरे जीवन आपकी सेवा करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हम अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने आदर्शों को, अपने गुरुओं को ये कई बार आश्वासन में देते हैं कि जब तक मेरे में जान है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्थात वो हम पूरे जीवन की बात करते हैं। उस पूरे जीवन को हिंदी में एक शब्द के साथ पिरो दिया गया है, यावत जीवन। यावत मतलब संपूर्ण, जीवन मतलब अपना जीवन चक्र। तो यावत जीवन ये शब्द बहुत ही व्याकरणिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा शब्द है और हमें पूछ भी लिया जाता है। तो हमने ये दूसरा रूप देख लिया, त व द के साथ ज व झ जो मिला। आगे चलते हैं हम। अब अगर त व द के साथ त और ठ वर्ण आ जाए तो ये किस में बदल जाएगा? टा में बदल जाए। ये त व द से जुड़ा हुआ तीसरा नियम हम देख रहे हैं। त व द के साथ त व ठ आ जाए तो त व द ट में बदल जाते हैं। बहुत कम उदाहरण इसके आते हैं। एक शब्द आता है तत् और टीका। तत् और टीका, इसको हम इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, तत् टीका, तत् टीका। अब देखो यहां द्वित्व वर्ण बन रहा है साथियों, लेकिन ये तक किस नंबर पर आ रहा है? वर्ग के प्रथम नियम पर आ रहा है। और हमने द्वितीय वर्ण में देखा था दूसरे और चौथे से क्या हो रहा है? कोई भी संयुक्त वर्ण का निर्माण हम नहीं कर सकते, लेकिन इस नियम में यहां कर सकते हैं। हम अपनी इस व्याकरण की क्लास को आगे पीछे संयोग करते हुए चलेंगे, जिससे कि हम पिछला जो ज्ञान भी ग्रहण किया है उसको पुनः स्मरण में ला सकें साथियों। तत्टीका, तत् और टीका, इसको हम इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। तत्टीका इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये आया समझ साथियों? तो टेक्निकल इसमें दिक्कत आई है, मैं अपने साथियों से कहूंगा कि उसको समाधान करने का प्रयास करें जब तक अपनी क्लास को आगे चलाते रहते हैं हम। तो तट और टीका, उसी प्रकार एक शब्द आता है तट मतलब जैसा है तत्, और टीका तो टीका ग्रंथ लिखते हैं, मतलब जो लिखा है उसको पुनः उसी प्रकार से लिख दिया, वो कहलाएगा तट टीका। अगला आता है वृहत टीका, वृहित और टीका, वृहित और टीका। उस प्रकार से हम इसको अलग अलग तरीके से उच्चारित करते हैं और उसका लेखन भी करते हैं। बस नियम याद रखना ही है, त व द के साथ त व ठ आ जाए तो वो किस में रूपांतरित हो जाएगा? त में रूपांतरित हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। इसी के साथ हम अगली कक्षा में फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी के अगले नियमों को लेकर के। जब तक आप इन्हीं शब्दों का वर्गीकरण करिए और इसकी पहचान करने का प्रयास कीजिए।